फ़ोटोशॉप की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज क्या सीखेंगे हम? तो पिछली क्लास में हमने फाइल देखा था, फाइल कवर किया था हमने, ठीक है। और इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडिट। तो एडिट के जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कैसे काम करती हैं, क्या इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज या किस तरह की चीज़ें ये है जो हमारे काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है कंट्रोल Z कंट्रोल शिफ्ट Z, यानी कि रीडू और अंडू, ठीक है। रीडू अंडू वाली चीज़ें कब काम आती हैं? जब मैं कुछ चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाया ये, और मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने 3 चीज़ें बनाई तो कंट्रोल Z, मल्टीपल टाइम तक मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z, ठीक है। तो रीडू और अंडू क्या होता है? आप चीज़ें बैक पार्ट में जा सकते हैं और फॉरवर्ड पार्ट में आ सकते हैं, मतलब कि आप पीछे जा सकते हैं और आगे आ सकते हैं जब आपने काम किया हो। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और कंट्रोल Z करूँगा तो उसी पार्ट में ये गायब हो जाएगा ना। अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं पिछला क्या काम कर चुका हूँ शिफ्ट Z से वापस आना शुरू हो जाएगा कि मैंने कैसे रिपीट किया था, वो सारे काम आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम अंडू रीडू के बाद करते हैं फेड। फेड का मतलब होता है क्या? फेड का मतलब होता है किसी चीज़ की ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल करना। जैसे कि मान लीजिए कि इसका मतलब फेड है, आपने कुछ किया और वो हल्का धुंधला हो गया, ठीक है, पार्शियल दिखने लग गया। लेकिन यहाँ पर फेड का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये फ़िल्टर के ऊपर काम करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई पिक्चर है, मान लीजिए कि ये पिक्चर होगी, खुल गई मेरे पास। अब क्या होता है कि मैंने बोला कि ये फ़िल्टर के ऊपर काम करता है। तो आप जाइए यहाँ फ़िल्टर में, और यहाँ से मैं कुछ भी इसके ऊपर ऐड करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर ऐड नॉइज़ कर दिया। नाउ यहाँ जाइए, तो जो पहले डीसेलेक्टेड था आप देखिए वो एक्टिवेट हो गया, पहले ये डीएक्टिवेट था, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिए और अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर लगे नॉइज़ को कम ज़्यादा करता हूँ अपने हिसाब से। देख रहे हैं आप? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो सिंपली जब भी आप किसी तरह के फ़िल्टर को इस्तेमाल करेंगे, उस फ़िल्टर को आप इस्तेमाल कीजिए, उसको लगाइए, और उसको लगाने के बाद अपने हिसाब से उसे फेड इन फेड आउट कीजिए, और पिक्चर में अपनी कुछ इस तरह का इम्पैक्ट वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये काम आसानी से कर पाएंगे। तो फेड का सिंपल मतलब है, क्या मतलब है फेड का? कि आपने जिस भी तरह का फ़िल्टर लिया है उस फिल्टर की कितनी मात्रा आपने यूज़ करनी है, आप उस मात्रा को यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। डन। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट है कट कॉपी, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है कट कॉपी। मतलब क्या होगा कट कॉपी का? मान लीजिए कि मैं एक और पिक्चर लेता हूँ और चलते हैं इस पिक्चर में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। कट कॉपी का मतलब क्या होगा? कट का सिंपल मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इमेज है, मैंने उसकी डुप्लीकेट कर ली और मैंने इसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर से कट कर लूँ, तो कट कंट्रोल X कट, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, देखिए कंट्रोल V भी है और कंट्रोल C से कॉपी होता है, V से पेस्ट होता है। तो मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये यहाँ से कट के दूसरी लेयर पे पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट, तो पहले हमने कट पेस्ट देखा, अब यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी का मतलब है कि यही सेम इमेज विदाउट कट कॉपी हो जाएगी और फिर ये पेस्ट हो जाएगी। देखिए, तो पुराना वाला भी पार्ट है और नया वाला भी पार्ट इस पे आ गया, ठीक है। नाउ और क्या है
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं पेस्ट इन सेम प्लेस। इसका क्या मतलब होता है? कंट्रोल शिफ्ट वी। तो कंट्रोल इन सेम प्लेस का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पर इसकी आँखों को जो है, ठीक है, मैंने कॉपी किया। अब देखिए कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने और कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हो सकता है कंट्रोल वी से अपनी जगह बदल, तो कंट्रोल वी तो करेगा लेकिन ये अपनी जगह बदल सकता है। लेकिन अगर आप यही काम कंट्रोल शिफ्ट वी से करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने फिर से चुना, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट वी का मतलब क्या होता है कि जहां से आपने उठाया था दूसरी लेयर पे सेम जगह पे ही वो पेस्ट होके दिखाएगा आपको, ठीक है, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो इसीलिए कभी कभी हम एनिमेशन के दौरान में ये ज़्यादा करते हैं कि जब हम किसी चीज़ की कॉपी को लेते हैं और उसे पेस्ट करना होता है तो उसकी लेयर चेंज करते हैं मगर पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो जब आप पोजीशन चेंज ना करनी हो, सिर्फ लेयर बदलना हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट वी करें, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इस बार मैं यहाँ से करूँगा क्लियर, यानी डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो इतनी कंडीशंस हैं आपके पास, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट इन सेम प्लेस, ये आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। क्लियर से आप डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से क्लियर का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी। ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा जब मैं आपको टाइप पढ़ाऊँगा, ठीक है। टाइप से रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्च, स्पेलिंग चेक और फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं उस जगह पर जब आपको टेक्स्ट किए पढ़ाऊँगा टाइप पूरा, तब इसको क्लियर करेंगे। नाउ आगे चलते हैं, फिल एंड स्ट्रोक। देखिए, अगर आप वाकिफ़ हैं कि फिल और स्ट्रोक होता क्या है, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फिल और स्ट्रोक क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम फिल और स्ट्रोक की बात करते हैं, ठीक है। ये चूज़ कर लिया। नाउ अब मुझे क्या करना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी, ठीक है, ये हर बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने इलस्ट्रेटर कभी किया है तो वहाँ फिल और स्ट्रोक होते हैं। फोटोशॉप में हमेशा क्या होता है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ठीक है। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का एक सिंपल मतलब है, मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। नाउ हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये खाली सिलेक्शन पे भी हो सकता है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। नाउ चलते हैं फिल और स्ट्रोक, ठीक है। तो सबसे पहले फिल चुनते हैं। नाउ जैसे ही मैंने फिल पिक किया, देखिए सबसे पहले ही क्या है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला कि फोटोशॉप में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड होता है, ना कि फिल और स्ट्रोक, लेकिन यहाँ फिल दिया हुआ है तो अब हम फिल का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। लाइक फिल का मतलब क्या है कि सेलेक्टेड एरिया में हम भर सकते हैं अपना फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या जितने इसमें कंटेंट दिए हो सारे चीज़ें। देखिए फोरग्राउंड भर सकते हैं, बैकग्राउंड भर सकते हैं, कलर भर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट अवेयर, पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे एंड वाइट। तो सबसे पहले फोरग्राउंड भरते हैं। देखिए फोरग्राउंड में क्या है, ये वाला कलर है, ठीक है। मैं ओके करूँगा तो अब क्या हुआ, ये फोरग्राउंड का कलर जो है ये सब में भर गया। सब में का मतलब है पूरे के पूरे फाइल में भर गया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हम इसको अलग से करेंगे। तो नाउ मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, एक नई लेयर ली। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फिल इसके अंदर भरना चाहता हूँ। ये देखिए, ठीक आया समझ आपको? फिल का मतलब कि किसी भी एरिया में आप, अगर आप पूरा सब एरिया लेंगे तो सब में, और अगर आप सेलेक्टेड एरिया लेंगे तो सेलेक्टेड एरिया में फिल। तो कोई भी कलर जो भी फोरग्राउंड में आप बदलेंगे और यहाँ से फिल में जाके फोरग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो आपके फोरग्राउंड में आपने जो भी कलर रखा होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज यहाँ पर है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, तो आप वाइट भर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। इसके अलावा और क्या भर सकते हैं आप फिल में, कलर, तो आप अपनी मर्जी से कोई चूज़ कर सकते हैं कलर और फिर भर सकते हैं। देख रहे हैं आप? तो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, फिल, कलर का मतलब है कलर जो आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे।
चूज़ तो आप सारे ही कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का मतलब है जो परमानेंटली मतलब ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ है वो बैकग्राउंड फोरग्राउंड हो जाएगा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ से कलर चूज़ करेंगे तो आपको कलर का ऑप्शन दे देगा और कलर पैनल खोल के आपको दे देगा। वो कलर पैनल आपके कलर भरने का काम आएगा। फिर कंटेंट अवेयर, इसको थोड़ी देर में देखते हैं लास्ट में। फिर पैटर्न्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास जितने भी पैटर्न्स हैं आप अपने पैटर्न फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी भी आप कम ज़्यादा करते हैं तो मैं 100% पैटर्न फिल कर लिया। मुझे ये पैटर्न थोड़ा कम मात्रा में चाहिए तो मैं यहाँ से करता हूँ 20%, ठीक है। ये देखिए 20% हो गया, ठीक है। तो देखा आपने, तो नंबर ऑफ परसेंटेज भी आप 100 to 0 के बीच में फिल कर सकते हो। क्या होगा उससे, कितनी मात्रा आपको चाहिए वो पैटर्न फिल हो जाएगा। पैटर्न फिल के बाद क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री आप फिल कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए हिस्ट्री फिल करने के बाद आपको बैकग्राउंड वाला पार्ट दिखा रहे हैं क्योंकि पहले था ही हमारे पास, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब होता है पीछे आप कितनी भी चीज़ें कर चुके हैं वो सारी चीज़ें। हिस्ट्री के अलावा आपके पास है ब्लैक, तो ब्लैक भर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्लैक नहीं दिखा आपको, क्यों नहीं दिखा ब्लैक आपको, ध्यान दिया आपने क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमने यहाँ 20% कर रखा है। 100% करेंगे तो ब्लैक भर जाएगा। उसी में अगर मैं हिस्ट्री फिर से भरता हूँ तो हिस्ट्री मेरी क्या थी, वो लड़की, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें भर सकते हैं फिल के थ्रू सेलेक्टेड एरिया के बीच में। 50% ग्रे एंड इसके बाद है आपके पास वाइट कलर। ये सारी चीज़ें आपने भर सकते हैं फिल के थ्रू, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कंटेंट अवेयर नाउ, ये है एक जादू और ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आइए देखें कंटेंट अवेयर का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ कोई एक पैच आ गया है, पैच इन द सेंस कि मैंने टूल लिया, कोई क्लोन टूल लिया, ठीक है, और यहाँ से पिक किया और यहाँ मैंने, तो ये मैंने गलती से कर दिया या सही कर दिया, वॉटेवर जो भी कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे इस तरह का ही एरिया चाहिए। तो अब देखिए आपको कमाल दिखाते हैं। तो चलते हैं और लासो टूल लेते हैं, इसके चारों तरफ जो भी मुझे हटाना है, ठीक है। याद रखिए कि पैच ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर ये आसपास के एरिया पिक करता है, तो ये दूसरी चीज़ें पिक कर सकता है अगर ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट फिल नाउ जादू। जादू क्या है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का मतलब ही है कि अपने आसपास के कंटेंट से अवेयर होता है, इसे पता होता है क्या करना है, और ये फिर आपके लिए बूम एक जादू करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसने मस्त पैटर्न को सेटअप कर दिया, देख रहे हैं आप। तो बैकग्राउंड में अगर छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत आ जाती है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इस जादू का आपको अगर एक और सेटअप दिखाया जाए तो चलिए इस जादू से मैं एक और चीज़ करके देखने की कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह का फीचर ये आपके लिए दे सकता है ना। लेट मी चेक कि मेरे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया को बढ़ाना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, कैनवस साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इससे बीच में ना। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह का ही एक एरिया यहाँ और इस तरह का ही एक एरिया इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा स्मार्ट टूल है, आपके लिए स्मार्टली काम करता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने हल्का सा सेलेक्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इसके ये शर्ट को भी छोड़ दूँ, तो मैं आता हूँ और बहुत ही छोटा सा पार्ट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ आप देखिए कि आपके लिए ये एक बेहतरीन कोशिश करके और इस तरह की चीज़ों को ही बना देगा जो सीमलेस होंगी आपके लिए, ठीक है रिपीटेड ये, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर भी सेम काम करके देखते हैं। अब यहाँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये पार्ट थोड़ा सा है, तो देखते हैं कि ये स्मार्ट टूल जो है इस चीज़ को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। तो वापस जाते हैं कंटेंट अवेयर, ये देखिए हाँ बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो है ये कंधा ऐसे थोड़ा घूम के जाना चाहिए था, इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, वरना काफ़ी स्मार्टली ये काम करके आपको दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आपके पास, अब जैसे इसके अंदर था, मान लीजिए कि मैंने इसका कैनवस साइज़ मुझे इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा,
ठीक। और अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, इसके अंदर कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, तो ट्राई आपको यही करना है, ठीक है ना, कि आप बस बहुत थोड़ा सा उसे बताएं कि आपको क्या चाहिए। और ये दोनों तरफ से भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं प्लस का साइन क्रिएट करके और इसको इधर से भी जोड़ता हूँ हल्का सा। तो देखिए दोनों तरफ सिलेक्शंस ले रखे मैंने, एडिट, फिल, बूम, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट उसने पिक कर लिया है और ये वाला पार्ट उसने पिक करने की कोशिश करी। आया समझ? तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। बस थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर पैटर्न सही होगा तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, नहीं तो फिर उसको दिक्कतें होती है, क्योंकि वो आसपास के एरिया से चीज़ें पिक करके और रिप्लेस करने की कोशिश करता है। देख रहे हैं आप? तो बस छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बाद ये अपना काम आसानी से कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार इस्तेमाल में आएंगी। ना आपके पास स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक में चलते हैं वापस से, ठीक है। और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैंने पिक कर रखा है एंड स्ट्रोक में भी वो सारी चीज़ें। कैसी स्ट्रोक का मतलब होता है किसी एरिया के चारों तरफ, ठीक है। तो लाइक यहाँ देखो 30 पिक्सेल्स का मैंने स्ट्रोक ले रखा है। कलर मैं कर देता हूँ वाइट एंड ओके। ये देखिए, तो आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, तो ये ऐसा कुछ हुआ है। ये देखिए, जो मैंने सिलेक्शन लिया था पहले उसके चारों तरफ अपने ये स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे लग रही है। नाउ अब देखिए, इस स्ट्रोक की भी हमारे पास कुछ सहूलियतें हैं। नाउ चलते हैं स्ट्रोक में वापस। अब यहाँ पर देखिए 30 पिक्सल मैंने जानबूझ के ज़्यादा रखा ताकि आपको दिख जाए स्ट्रोक। वाइट कलर आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, क्या मतलब होगा इसका। अब देखिए इसके लिए मैं पहले आपको एक सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। अब इनसाइड का मतलब होगा सिलेक्शन के अंदर, आउटसाइड का मतलब होगा सिलेक्शन के बाहर, और सेंटर का मतलब होगा सिलेक्शन के बीचों बीच। यानी अगर मैंने सेंटर लिया तो इसके बाहर और अंदर सिलेक्शन के दोनों तरफ क्या बनेगा, स्ट्रोक। तो आइए आपको दिखाएं। स्ट्रोक इनसाइड, ये देखिए सिलेक्शन के अंदर बना सारा स्ट्रोक। आउटसाइड, सिलेक्शन के बाहर बना देखिए स्ट्रोक, ठीक है। एंड नाउ सेंटर, ये देखिए दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्ट्रोक पैदा करते हैं तो स्ट्रोक सिलेक्शन के इन, आउट और सेंटर तीनों जगह पे लाइज इन कर सकता है आपके लिए। फिर आपके पास यहाँ क्या है, ये मोड्स हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए है कि ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। ओपेसिटी यहाँ पे भी है, आप कम ज़्यादा मात्रा में वो ले सकते हैं। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ 10, मैं करता हूँ सेंटर, ओके, और मुझे इस तरह का एक पार्ट मिल जाएगा। डन। तो इस तरीके से आप बेहतरीन काम कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो आप किसी भी तरीके की चीज़ में इनसाइड और आउटसाइड, फिल और स्ट्रोक भर सकते हैं। चाहे आप एक नॉर्मल सिलेक्शन ले लें, ठीक है, मैं ये सिलेक्शंस ले लूँ, इन सिलेक्शंस के अंदर मैं फिल और स्ट्रोक भर लूँ, ठीक है, और मैं वापस स्ट्रोक ले लूँ, ओके कर दूँ। तो आप देख सकते हैं किसी भी कंटेंट में आप आसानी से फिल और स्ट्रोक भर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो सिलेक्शन का किसी भी तरह का पार्ट हो, वॉटेवर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट और नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके फिल और स्ट्रोक की चीज़ें। इसमें कंटेंट अवेयर फिल जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ देखिए एक और है कंटेंट अवेयर फिल, वही सेम चीज़, ठीक है। अब कंटेंट अवेयर फिल कैसे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर देखते हैं आप कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है। कंटेंट अवेयर फिल में क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, मैंने इसे कॉपी ले लिया, सिलेक्शन बना लिया। नाउ कंटेंट अवेयर फिल करते हैं, वही मेन जो अभी मैंने बनाया था उसी का पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कंटेंट अवेयर फिल के साथ एक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको क्या दे रहा है देखिए, कंटेंट अवेयर ने क्या किया था कि जो भी सिलेक्शन लेंगे वो अपने आसपास के एरिया से चीज़ें पिक करके उसे रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जिससे आप कंटेंट अवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी पार्ट को बता दूँ आपको क्या क्या चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन आपको कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप काम कहाँ कर रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सैम्पलिंग एरिया है, ठीक है, इसका कलर आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद ये ऑटो, रेक्टेंगुलर और कस्टम शेप ले सकते हैं आप, ठीक है। मैंने ऑटो छोड़ रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट यही था। ऑल लेयर्स के सैंपल उठा कट कर सकता है अगर आप इस पर चेक कर देंगे तो, ठीक है। फिल की सेटिंग क्या है कि आप डिफ़ॉल्ट, हाई, वेरी हाई क्या भरना चाहते हैं, उसकी रोटेशन करना चाहते हैं तो रोटेशन मीडियम, हाई, लो, फुल, ठीक है। स्केल करना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं। जो आउटपुट चाहिए वो आपको कहाँ चाहिए, करंट लेयर पे चाहिए, न्यू लेयर पे चाहिए, या इसी सेम लेयर को डुप्लीकेट कर दें, तो ये सारे आप ले सकते हैं। तो मैं न्यू लेयर पे लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखिए रेक्टेंगुलर कर सकता हूँ, कस्टम कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूँगा ऑटो वाले पार्ट पे, ठीक है। नाउ या मैं सबको रीसेट करता हूँ वापस से ताकि सारे नॉर्मलाइज हो जाए पहले की तरह। और न्यू लेयर पे मुझे इसका आंसर चाहिए, अप्लाई, ठीक है, एंड ओके। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है। इसको डीसेलेक्ट करते हैं। पिछली बार जो मैंने किया था कि जो भी एरिया सेलेक्ट करूंगा वो अपने आसपास के एरिया से इसे रिप्लेस करते रहेंगे। देखिए आया समझ बेसिक स्ट्रक्चर इसका। तो ये जो चीज़ है सेम ऊपर वाले की तरह ही काम करती है, ठीक है। कंटेंट अवेयर फिल ये एक मैजिकल टूल है जो कि अपने आप काम करता है और आपका काम जो है थोड़ा सा कम कर देता है। इसके अलावा कंटेंट अवेयर स्केल है हमारे पास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसकी मैं कैसे बात करूं अगर आपके साथ देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप बड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, मैं जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, रहने देते हैं, इसी पे चलते हैं वापस से, ठीक है। अब ये पिक्चर मेरे पास, मैं इस पिक्चर को स्केल करना चाहता हूँ, ये देखें तो क्या हो गया, देख रहे हैं आप। मैं इस पिक्चर को छोटा करूँगा तो क्या हो रहा है, तो अभी तो इसका जो वो वाला पार्ट ऑन है, यूनिफॉर्म स्केलिंग का पार्ट ऑन है, ठीक है। तो आपके लिए ये कोई ज़्यादा डिफरेंस पैदा करके नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसका यूनिफॉर्म स्केलिंग बंद कर दूँ, मैंने इसको अनचेक कर दिया और अब देखिए क्या होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पिक्चर में स्ट्रेचनेस आ जाती है। तो स्ट्रेच आती है, या तो पिक्चर ज़्यादा हो जाएगी या पिक्चर कम हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे पिक्चर में स्ट्रेचनेस आ जाएगी जिससे पिक्चर की ओवरऑल क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नाउ अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने कंटेंट अवेयर स्केल का। अब देखिएगा कमाल, ठीक है, देख सकते हैं आप कि मैंने स्ट्रेचनेस बढ़ाई, कॉम्पैक्ट किया इसको, लेकिन कोशिश करता है कि मैं इसको ज़रा संभाल ले, ये बिल्कुल वैसा नहीं करता। और मैं स्ट्रेचनेस बढ़ाऊंगा तो भी ये ट्राई करेगा कि इसके स्ट्रेचनेस को वो ना होने दूंगा, ठीक है। कुछ वैसा स्ट्रेचनेस में ये देखिए कोशिश पूरी करता है ये। और ये काफ़ी अच्छा टूल है जिससे आप अपने किसी भी तरीके के स्केलिंग पार्ट को सही रख पाते हैं। देख रहे हैं, उतना गंदा असर नहीं होता है जितना असर आप बिना स्ट्रेचिंग करते हैं। देखिए कितना गंदा असर होगा, देखिए कितना गंदा असर होगा, देखिए कितना गंदा असर होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, यूनिक टूल है, इसे भी कंटेंट अवेयर का पार्ट है इसीलिए, क्योंकि ये स्मार्ट टूल है, इंटेलिजेंट टूल है जो कोशिश करता है कि कंप्रेशन रेट को सही रखूं ताकि ओवरऑल जो स्केलिंग है वो आप सही से कर पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये था आपका बेसिकली कंटेंट अवेयर स्केल टूल, ठीक है। नाउ पपेट टूल है एक हमारे पास। पपेट टूल का मतलब क्या होता है, देखिए पपेट टूल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास है, क्योंकि ये 2D इमेज है, 2D इमेज में अगर हमें किसी चीज़ के में एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक्शन इन द सेंस मोशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको मूव कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को यही पिक्चर में ये जो लड़की है, बच्ची है, वॉटेवर जो भी जिस भी तरीके का ये एक ड्राइंग है, ठीक है, इस इलिस्ट्रेशन में हम कुछ चेंजेस करते हैं।
तो चलिए आपको दिखाएं, कुछ सिलेक्शंस वगैरह करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों हाथों को, मतलब ये वाला हाथ जो है हल्का सा मूव करके ऊपर करूंगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी मेहनत वाला काम है ये। तो नाउ करना क्या है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं ये हाथ ही चूज़ कर लेता हूँ इसका, ठीक। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर यहाँ से भी मैं इसके हाथ चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, हल्का सा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नाउ अब देखिए एक और दिक्कत, क्योंकि अगर इसका हाथ मूव करेगा तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए एक और काम करते हैं इसके साथ। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे मैं हल्का सा सिलेक्शन टूल जाता हूँ और इसको हल्का सा ग्रो करता हूँ। नाउ फिल कंटेंट अवेयर, बूम, ठीक। और डी प्रेस कर दिया, गायब हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, जो मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग किस्म का काम है, इसको थोड़ा टाइम दे के मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं करता हूँ एक और काम, बूम। देखिए आपको क्या हुआ मेरे साथ, मैंने हाथ क्यों उठाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके दोनों हाथ रखे हैं। नाउ कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब देखिए इसको रिफाइन करना चाहूँ तो और रिफाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग टूल्स की हेल्प से। जैसे यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं पैच टूल ले लूँ और इस वाले एरिया को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, इस वाले एरिया को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। अब ये शैडो आ गई है, क्योंकि हाथ की बात थी तो शैडो तो आनी थी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें हटा भी सकता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर सकता हूँ इसको। और साथ ही साथ मैं चाहूँ तो ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल का भी इस्तेमाल करता हूँ, क्लोन टूल का भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। नाउ अब चलते हैं अपने इस वाले पार्ट। नाउ मैंने क्या बोला था कि हम इनकी पोजीशनिंग बदलेंगे, तो चलिए एक पोजीशन हम लेते हैं इसकी और यहाँ से पिक करते हैं। हमें पता है कि गेम इसके नीचे है तो हम इसको स्टेबल रखेंगे। तो अब हमारे पास जो काम होगा, अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने टूल का, इसको बोलते हैं पपेट वॉर्प टूल। क्लिक करिए, ठीक है, और पपेट वॉर्प टूल पे आइए। यहाँ पे इसको यहाँ से स्टेबल करना है मुझे, ठीक, और यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। देखिए कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ रखना है और इसको गायब करना है तो क्या करना है, राइट क्लिक या ऑल्ट दबा के मैं इसको गायब करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ स्टेबल कर दिया। मैं इसको चेक करके, मूव करके चेक करूँगा, ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो मैंने बोला था कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन मैं हल्का सा इसका चेंज करना चाह रहा था। तो अब ये चेंजेस अगर ठीक लग रहे हैं तो एंटर मारिए और ठीक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा इसका मूवमेंट बदल लिया। ये सिलेक्शन और थोड़े बेटर होते तो आपको और अच्छा फील आता, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं चाहूँ तो मैं ड्रॉप शॉट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट आपको वैसा ही फील देना शुरू कर देगा। तो दूसरे हाथ पे भी करते हैं यही काम। चलते हैं वापस से पपेट टूल, फिर यहाँ से ही मैं स्टेबल करता हूँ, यहाँ से नहीं हिलना चाहिए ये, डन। और फिर इसको भी मैं उठा के हल्का सा ऊपर करूँगा। नाउ एंटर प्रेस, ये देखिए क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ इसका ड्रॉप शैडो, ठीक है। अब इनको भी मैं इंटरचेंज करता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन मैंने कहा था बेहतर होना चाहिए आपका। तो अब आपकी कहानी में ट्विस्ट क्या है कि पहले आपकी जो हैंड पोजीशन था, ठीक है, वो कुछ ऐसा था, अभी हैंड पोजीशन ऐसा हो गया, देख सकते हैं आप।
तो मैंने आपको बताया कि एनिमेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या अगर आप किसी भी चीज़ में हल्का मोशन देना चाहें तो भी आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पपेट, मुझे इसकी पोजीशनिंग बदलनी है हल्की फुल्की, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसकी पोजीशनिंग बदलता हूँ। तो मैं इस पूरे पिक्चर को पपेट वार्प करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो फिर मैं स्टेबिलिटी के लिए क्या मूव करना है और क्या नहीं मूव करना है, ठीक है, मुझे इसको मूव नहीं करना है, ठीक, और यहाँ से मूव करना है हल्का सा, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये पूरी पिक्चर मूव कर रही है। तो अगर मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा वो बना ली, सिलेक्शन ले लिया होता तो ज़्यादा आसान होता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से चीज़ें मूव ना करें, तो मैं इस पे ये स्टॉप एंकर लगा सकता हूँ ताकि यहाँ से मूव ना करें, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको मूव नहीं करानी है वहाँ से आप स्टॉप एंकर लाइए और देखिए हल्का फुल्का आप कंधे का मूवमेंट कर सकते हैं, डन, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, कितना फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क पड़ा है। तो इस तरीके से छोटी मोटे चेंजेस आप आसानी से कर पाते हैं पपेट टूल से। तो पपेट टूल आपको एनिमेशन या पोजीशन चेंज करने का मौका दे सकता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव वॉर्प टूल क्या होता है, आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको पर्सपेक्टिव वॉर्प टूल क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम एक नया सोर्स ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये देखिए, आप कुछ फाइलें आपके पास इंडेक्स फाइल होती है, आप इस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे हर फाइल पे बैकग्राउंड होता है, वैसे इस फाइल पे आपको इंडेक्स दिख रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडिटेबल फाइल नहीं है, ठीक है। इसको एडिटेबल बनाने के लिए आपको इमेज में जाना है, मोड में जाना है और इसे आरबीजी में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप आरबीजी में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, बैकग्राउंड, डबल क्लिक, ठीक, एंड देन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इस फाइल को नहीं चाहिए। यहाँ से भी देखिए ये एक नॉर्मल फाइल है, यहाँ से मैं डायरेक्ट फाइल उठा के यहाँ चला जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ ना, ठीक है। तो ना अब हम इन पे खेल करते हैं, इस पे और जो मेरी एक और फाइल है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे एक और बस जो है इसके इस तरफ लगानी है, ठीक है। और जो मैंने ये बसें ली हैं, ये देखिए, जैसे ये बस है, ये यहाँ लगानी है मुझे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। रीसाइजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसे बदल लें ताकि रीसाइजिंग करते वक्त इसके पिक्सल्स ब्रेक ना हो। और एक चीज़ मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पे मैंने ये नीचे वाले पार्ट को सिलेक्शन में थोड़ा सा वो किया है, ठीक है। नाउ अब मैं चाहूँ तो मैं देखिए इसको कैसे एज अ पर्सपेक्टिव बदल सकता हूँ। इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा साइज वाइज, ठीक है, देख सकते हैं आप। देख रहे हैं आप ना। अब मैं इसी को जो है इसके अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि मैं ज़रा कलर बदल लूँ इसका, सॉरी, ठीक है, और इसको ऊपर करूँ इसके, देखिए मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए थे, इसकी वजह से मेरे उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे खाली बस चाहिए, तो मैं खाली बस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कुछ निकालते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हटा देते हैं ना, इसको बंद कर लेते हैं और अपने स्पेस को
एक आपके पास ये हो गई। अब मुझे देखिए ये से क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे सेट करना है, ठीक है। नाउ अब है कहानी में ट्विस्ट। क्या है कहानी में ट्विस्ट, देखिएगा कि कैसे मैं इसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और ठीक करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म करके हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ये देखिए लग गई यहाँ पे बस, ठीक है। तो चलिए देखें कि हम इसको और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अब इसको करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है और पर्सपेक्टिव वॉप पे जाना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिखाएगा कुछ कुछ करके। मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है पहले कि मेरा कौन सा एरिया चूज करूँगा मैं। मेरा पहला एरिया ये है और मेरा दूसरा एरिया ये है, ठीक। जैसे ये दोनों सेलेक्ट हो गए, मुझे अब मेरे को सेटअप करने का मौका ही मिलेगा। मुझे ये पार्ट डन 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 डन, ठीक है। देख लिया आपने कैसे किया मैंने। नाउ प्रेस एंटर, ठीक है। और एंटर प्रेस करने के बाद मैं चाहूँ तो देखिए इसकी मूवमेंट को चेंज कर सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो ये देखिए, तो जब मैं इसकी पर्सपेक्टिव एरिया को बदलता हूँ तो मेरी बस जो है बहुत ही सही डायमेंशन में अपने आप को चेंज कर लेगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन सेटअप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एंगल सेटअप करने के लिए। ये देखिए मैं इस बस को पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूँ जैसे ये बस लगी है। ओके डन। अब ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपोजिट साइड है। जब मैं इसको छोटी करके यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये सेटअप थोड़ा बढ़िया कर लेता है, ये देख सकते हैं आप। तो जब भी आप इस तरह के सेटअप करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ों को चेंज करने का मौका मिल जाएगा और जो डायमेंशंस हैं आपके वो भी बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये एक नॉर्मल इमेज में बदल जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इसका पर्सपेक्टिव जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर लिया, ठीक है। ये करने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये आसानी से दिख रही है। तो मेरी एक कहानी कुछ ऐसी थी, दूसरी कहानी मैंने पर्सपेक्टिव वॉप से चेंज करके इस तरह के सेटअप्स को चेंज करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेशन सेटअप हो गया। नाउ फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी से आप 3 काम कर सकते हैं। क्या? मूव, रोटेट एंड स्केल। जैसे आप कॉर्नर पे ले जाएंगे, देखिए आपका एरो जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। तो ये वाला मतलब है मूव, ये वाले का मतलब है रोटेट और ये वाले का मतलब है स्केल, ठीक है। ये भी एक सेटअप है। ये क्या है? इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। इसे मैं क्लिक कर दूंगा, ये दिखेगा नहीं, इसे क्लिक कर दूंगा दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ मैं इसे यहाँ रखता हूँ और अब देखिए आप क्या होता है। ये तो स्पेसिफिक जगह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने इस पार्ट का, देख रहे हो। ये हर चीज़ में ऐसे ही करेगा, ठीक है ना। स्केलिंग करनी होगी मुझे तो भी, अगर मैं इसे यहाँ कहीं रखता हूँ और पेंडुलम के टाइप हिलाना है मुझे तो यहाँ पे भी। तो ये एंकर पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आपका स्पेसिफिक कौन सा ऐसा एरिया है जिससे आप इन चीज़ों को मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वॉप, ठीक है। रोटेशन 180, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, फ्लिप, नॉर्मल, ठीक है, सॉरी फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ये सब जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ट्रांसफॉर्मेशंस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में, स्टिल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं वो एनिमेट हो जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम किसी स्टिल चीज़ को में कोई जान डाल दें, तो वो जान जो होती है वो आपको कैसे आएगी? वो जान आपकी आएगी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को सॉर्टेड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?
आप ट्रांसफॉर्मेशन से ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करेंगे, देखिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरह का एनिमेशन हो गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरह का एनिमेशन हो गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरह का एनिमेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको स्क्यू वगैरह भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके अलावा देखो यहाँ पर स्केल, रोटेट, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा किया था ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको स्क्यू बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉट, किसी एक जगह से आपको किसी चीज़ को मूव करना है तो वो डिस्ट्रॉट होता है। प्रोस्पेक्टिव, किसी एक पार्ट को हिलाएंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव दो एरियाज को एक साथ मूवमेंट प्रदान करता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बट अगर ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रोस्पेक्टिव वॉप। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब है कंट्रोल टी, और उसके अलावा आप बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग पार्ट्स भी आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक वॉपिंग है। वॉपिंग का मतलब क्या है कि अगर आप हल्का फुल्का चेंजेस कर रहे हैं, देखिए ये चेंजेस आपके इन बिटवीन सिलेक्शन एरिया हो रहा है जहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म किया। देखिए तो ये चारों तरफ की जगह इसके अंदर की मूवमेंट को भी यूज़ करने का मौका देता है, ये देखिए। ठीक है, इसका भी यूज़ हम काफ़ी कैरिकेचर वगैरह बनाने में आसानी से कर सकते हैं, बट इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप जो एरिया है, ये वाला नीला एरिया आपको दिख रहा है, इसी के अंदर आपको इन लाइंस के अकॉर्डिंग सेटलमेंट करने का मौका मिलता है। ये बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं, ये बढ़ेंगे घटेंगे, ये भी बढ़ते घटते भी हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से वापस मूव करूँ, ट्रांसफॉर्म करूँ, ये देखिए। ठीक है, वॉप, अब देखिए यहाँ से चलते हैं और वॉप के अंदर ये देखिए, तो अब ये देखिए यहाँ पर मेरे को और ऐड करने का मौका मिल रहा है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल जितने मर्जी मैं मूव कर सकता हूँ, और उनके अकॉर्डिंग मैं अपने पिक्चर्स में देखिए यहाँ से मेरे पास वॉप क्लॉकवाइज स्प्लिट, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये इतने मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, ये जितने भी आप चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतने छोटे छोटे एरियाज पे भी आप ये असर कर पाएंगे। जहाँ पर आपको ये एडिटिंग पॉइंट्स मिलते हैं वो तो आप एडिट कर ही सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप चाहें तो इन एरियाज़ को कम भी कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे आप? रिमूव, ये देखिए, जो सेलेक्ट होंगे सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से रिमूव कर लीजिए। ठीक है, या मैं ऑल्ट दबा के कंट्रोल दबा के ऐड करता हूँ, ऐड हो जा रहा है कंट्रोल दबा के। रिमूव करने के लिए आपको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव क्लिक कर दीजिए, जो भी सिलेक्टेड पार्ट है उसके पॉइंट्स जो हैं वो हट जाएंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आप आइए। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक वो है कि आपको पूरा 180 डिग्री घुमाना है, तो आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहाँ से स्विच कर लीजिए 180 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ फीचर्स हैं जो आसानी से आप करते हैं। इसके अलावा फ्लिप टू फ्लॉप है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये सब एक बटन पे आप कर सकते हैं और आसानी से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक पार्ट्स थे जिनका हम इस्तेमाल कर रहे थे अब तक। ठीक है ना, तो हम एडिट में अब क्या देखेंगे, नया टॉपिक हम देखेंगे ऑटो अलाइन लेयर। ऑटो अलाइन लेयर का क्या मतलब होता है? देखिए, अब इसके भी एक प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर उस प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं करेंगे तो ऑटो अलाइन लेयर आपके लिए सही काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने ही रूम के अंदर 3 फ़ोटो क्लिक करी है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ नोटिस क्या करनी है, नोटिस ये करना है कि आप देख सकते हैं कि मैंने एरिया नहीं बदला है, मेरा थोड़ा बहुत कैमरे का एंगल और पर्सपेक्टिव बदला है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया था कि एक जगह पे रखूं, तो ट्राइपॉड नहीं होने के कारण ये अपनी जगह बदल दिया है, लेकिन
आप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव थोड़ा थोड़ा बदला है, एरिया बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से कि आप कैमरे को एक जगह स्टिल रख के फ़ोटो खींचें और उसके बाद अब यहाँ पर अलाइनमेंट क्या करना है मुझे, देखिए मेरे पास 3 तरह के पिक्चर्स हैं, है ना, 1 2, एक में तीनों हैं, एक में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलाइन हो जाए, और आपको साफ नज़र आ रहा है कि इनके पर्सपेक्टिव में थोड़ा फ़र्क है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, अलाइन करते हैं इसको। तो या तो मैं इसे नए उसमें ले जाऊँ या फिर मैं इसी में कर लूँ। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो देखते हैं, नए में उठा के ले चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। ओके डन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा इमेज में जाके कैनवस साइज को हाइट में, ये इंचेस है, मैं 5 इंच बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ना देखते हैं कि सिचुएशन में क्या ट्विस्ट है। ठीक है, तो मेरा मकसद था कि ये दोनों बिल्कुल अलाइन हो गए। नाउ मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ इसको। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्थिति कुछ ऐसी है। डन, आगे समझ में आपको। नाउ अब क्या करना है कि इस सिचुएशन को मैं अलाइन करूँगा। नाउ अलाइन करने के लिए मुझे दोनों सेलेक्ट करना है और फिर आपको जाना है एडिट में, ऑटो अलाइन लेयर। ठीक है, क्लिक कीजिए। देखिए ऑटो अलाइन लेयर में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑटो अलाइन लेयर में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, कोलाज क्या होता है, सिलेंडर, स्फेरिकल, ठीक है, रीपोजिशनिंग, किस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, तो आप इसको ऑटो पे रखें, ऑटो आपके लिए सही काम कर देगा। ठीक है, और अगर आपका एरिया आपको ऐसा लगता है कि आपको इन व्यवहारों के अकॉर्डिंग बदलना है तो आप ये व्यवहार चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब लेंस करेक्शन में क्या है, आप इसको ऑन रख भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन, अगर कुछ बदलाव होगा एरिया में तो वो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन है, और विनेट रिमूवल, कहीं कोने में ब्लैक कलर की ज़्यादा बहुतायत होगी तो उसे रिमूव करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑटो, और हम दोनों को चेक और अनचेक दोनों करते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार हम चेक करके देखते हैं, दूसरी बार हम अनचेक करके देख लेंगे। नाउ ओके, देख सकते हैं आपके पास क्या हुआ, क्या हुई है कहानी में। अब देखिए, ठीक है, ये जो चीज़ें आपको खाली दिख रही हैं, मतलब कि ये जो एरियाज इसने अलाइन करके उन्हें बदलने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए मुझे एक और चीज़ क्या करता हूँ मैं कि मैं इन दोनों का एक वो ले लेता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर लेता हूँ। नाउ अब मैं मास्किंग का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा मास्किंग के लिए पूरी चीज़ें सही तरीके से, तब हम उस चीज़ को आसानी से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये काम करने से मुझे क्या मिला, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। ठीक है, अब मैं इनको बंद कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरी सिचुएशन क्या है। पहले मेरी कहानी ये दोनों थी और अब मेरी कहानी में ये ट्विस्ट थी। ये करने के बाद आपको ये इसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। और इससे पहले जब मैंने काम किया था बिना ऑटो लाइन के, तो क्या हो रहा था, पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको समझ में आया कि अलाइनमेंट कितना आसान करता है चीज़ों को।
अलाइनमेंट से सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट में हो जाती है। ये जो आपको डिस्टॉर्शन नज़र आ रहा है, इसे आपको ख़त्म करने के लिए चीज़ों को क्रॉप करना है। ठीक है, अब आपके पास परफेक्ट पिक्चर है जो कि बिल्कुल आपको लगेगा कि मूव नहीं कर रही है। देखिए, देख रहे हैं? तो अलाइनमेंट इस तरीके से काम करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अलाइनमेंट के अलावा? एक बार मैंने आपको बोला था कि एक बार हम वैसे भी करके देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप विनिएट और ऑटो अलाइन वाला पार्ट ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, इसमें चलते हैं। ठीक, नन डन डन, दोनों को सेलेक्ट कर लो और अलाइन कर लेते हैं। डन। नाउ दोनों को सेलेक्ट करते हैं, एडिट में चलते हैं, ऑटो अलाइन करते हैं, इस बार विनिएट और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन अलग करते हैं। देखिए, ठीक है। तो जो इस बार वो करना था उसने नहीं लिया, लेकिन अलाइनमेंट में वापस से उसने अलाइन करने की कोशिश की। तो ये जो इतना फ़र्क पड़ा है एक इमेज से दूसरे इमेज के पर्सपेक्टिव में, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, वापस से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, वापस से मैं इसकी कॉपी करता हूँ। ठीक है, टॉप वाले से मास्क करता हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ मास्किंग के बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसकी कहानी जब सुनाऊँगा बढ़िया से, तब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ। फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल सेटअप करना है मुझे, तो मैं उसके लिए ठीक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, और यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइनमेंट के बाद सिचुएशन कुछ किस कदर बढ़िया हुई। ठीक है ना। तो ये जो जितना भी ये है जो पार्ट आपका मूव कर जाता है, वो अलाइनमेंट में आपको समझ में आता है कि कहानी में ट्विस्ट क्या है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ऑटो ब्लेंड लेयर। ये भी बड़ा ही अच्छा है, काम करता है आपके लिए। तो नाउ नेक्स्ट इज ऑटो ब्लेंड। अलाइन में हमने देखा पिक्चर कैसे अलाइन होती है, ब्लेंड में हम देखते हैं क्या करता है। ऑटो ब्लेंड बड़ी अच्छी चीज़ है और इसके काम करने का तरीका भी बहुत ही यूनिक और आसान बनाया है आपको काम को। तो क्या होता है एक्चुअल में, तो देखिए हमारे पास दो तरह की फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, और इसके पीछे भी एक ट्रिक काम करती है। अगर वो ट्रिक सही काम करेगी तो आपका आंसर अच्छा आता है, नहीं काम करेगी तो आपको दिक्कत होगी। तो हम चलते हैं, इस पिक्चर को यहाँ लेके आते हैं। ठीक है ना, आप सिचुएशन देख रहे हैं आप क्या है। हमने एक तो मेल फीमेल जेंडर का पोजीशन सेटअप रखा है, और दूसरा रखा है हमने डार्क और लाइट का टेक्सचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसकी भी एक मैं कह रहा था कहानी है। क्या कहानी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी एक टूल से इसका एक रफ सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऑलमोस्ट, और जो पहली चीज़ है आपकी ध्यान में रखने वाली वो ये है कि इसमें आपको वो नहीं चाहिए, क्या फेदर। ठीक है, आपको फेदर क्या चाहिए, 0। किसी भी सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें, बट फेदर आपको क्या चाहिए, 0। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ मैं करूँगा X और V। कंट्रोल C भी। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है कि मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू पिक्चर
इसको हल्का सा, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको अपने हिसाब से वो करूँ, तो मैंने इसका यूनिफॉर्म स्केलिंग ऑफ कर लिया है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। बेस्ट, ठीक है। नाउ अब कहानी में एक ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है देखिए, कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको डिलीट कर दूंगा इधर से। ठीक है, लेकिन इसको डिलीट करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं हल्का सा इसे, आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलेक्शन है ये थोड़ा सा मैं कम करूँगा ओवरले के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सिलेक्शन में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा और कॉन्ट्रैक्ट करूँगा इसको। ठीक है, मैं 3 ले लेता हूँ, 2 या 3 बहुत है। ठीक है, और अब मैं जाऊँगा अपने इस फेस पे, नाउ डिलीट बैंग। ठीक है, नाउ इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है, और सेलेक्ट करूंगा दोनों को, जाऊंगा और करूंगा ऑटो ब्लेंड लेयर। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक पैनोरामा मोड और दूसरा स्टैक इमेज। तो मैं फ़िलहाल जो मैं सिचुएशन पैदा की है वो मैं स्टैक इमेज लूँगा। ठीक है, और बाकी ऑन, ओके, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हल्की सी आपको लाइन दिख रही है, ये सिचुएशन किसकी है, सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन आपका जितना बढ़िया होगा, ठीक है, आपने देखा कि मर्जिंग जो है उतनी ही अच्छी होगी। मर्जिंग भी अच्छी हुई है और साथ में कलर जो था वो भी थोड़ा सा और मैचअप हो गया है। ठीक है ना, यही कंडीशन में दूसरी तरफ रखता तो इसका उल्टा असर होता। तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार मैं अपनी वापस से दूसरी पिक्चर ओपन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये पिक्चर में डिलीट मार दूंगा, यहाँ रखूंगा। देखिए आपको मिलाना है, मैच वूच कराना है, तो आप इसको हल्का सा फेदर कम कर दीजिए इसका। ठीक है, और इस बार मैं और बेहतर मैचिंग के लिए, मैंने पिछली बार कुछ भी नहीं किया था तो भी इतना अच्छा आंसर आ गया था। ठीक है, तो इस बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या ट्राई कर रहा हूँ मैं इस बार, कि मैं लिप्स को लिप्स से मैच करा दूँ और आइज़ को आइज़ से मैच करा दूँ। ठीक है, तो ये जितना अच्छा आपका मैच करेगा, रिजल्ट आपका उतना ही बेहतर आएगा। ठीक है, लिप्स को लिप्स से मैच करा दिया हमने। हल्का सा इसको मैं नाउ इस बार हम करेंगे, वापस से चलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार मैंने कोई मैच नहीं कराया था जिसकी वजह से वो हल्का सा, मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या मैंने ये पिक कर लिया, और इस बार यहाँ पर जाऊँगा वापस से। ठीक है, वापस से मैं सिलेक्शन में, मॉडिफाई में, कॉन्ट्रैक्ट में 3 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से मैं इस इमेज में से डिलीट मार दूंगा, कंट्रोल डी। नाउ ये ओपन, ये ओपन। तो अब देखते हैं कि हमारा ब्लेंडिंग पहले के मुकाबले कैसा होता है। ठीक है, ओके, बूम। ठीक है, फिर से देखिए वही वाला पार्ट। ठीक है, तो बस मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो आपकी लाइन आती है, ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि हमने जो सिलेक्शन किया है उसमें आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट जो है वो कम ज़्यादा करना है। एक बार मैं और करूँगा इस सिलेक्शन को। ठीक है, ना इस सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, 5 कर देता हूँ शायद।
आंसर ठीक आ जाए मेरा। ठीक है, डिलीट। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, बस ये अलाइनमेंट आपकी हल्की सी बढ़िया हो जाए तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आ जाएगा। ये देखिए, है ना। तो ये जो हल्का पल्का आपका हल्का सा वो आता है, ये सारा सिलेक्शन का बेसिक कंपटीशन है। आपका सिलेक्शन बेहतर होगा तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ कर पाते हैं। तो ऑटो ब्लेंड में आपने देखा कि कितना अच्छी तरीके से चीज़ें जुड़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फेस भी अच्छा मर्ज हो गया है, और आपका जो कलर करेक्शन है वो भी पिक्चर के अकॉर्डिंग हो गया है। तो जिस भी पिक्चर के अकॉर्डिंग कलर करेक्शन रखना है उसको नीचे रखना है, और जिसको बदलना है उसको ऊपर रखना है। तो ये कलर करेक्शन आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड को एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तरीका है वो? जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ 1 2 3 4 कुछ फोटोज ओपन कर लेता हूं मैं। ठीक है, नाउ मैं कुछ करता हूँ, और वो करता हूँ क्या कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, इसको ही मैं इस सिलेक्शन से चूज़ करूँगा। ठीक है, अब पिछली बार मैंने फेस और इस सब का मर्जर दिखाया था, इस बार मैं कुछ यहाँ पर मर्ज करता हूँ, और इस बार मैं, ठीक है, तो एडिट, ऑटो ब्लेंड, स्टैक एंड ओके। ये देखिए, ठीक है ना, देख सकते हैं कि आप, या फिर से सिलेक्शन अगर ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं अपने इस पार्ट में। ठीक है, जैसे मैं वापस से इस इमेज को Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ ये था, यहाँ ले आता हूँ। ठीक, नाउ एक बार और ट्राई करते हैं इसको, और इस बार मैं इसको यहाँ कहीं रखता हूँ, और फिर से 1 और 2, और इसको ब्लेंड, ऑटो ब्लेंड, स्टैकिंग ऑर्डर, मतलब स्टैक इमेज, और बूम। ये देखिए कितनी आसानी से ये इसमें मर्ज हो जाता है। तो इस तरीके की छोटी मोटी ब्लेंडिंग करनी हो तो आप आसानी से इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल। अब देखिए एक और चीज़, मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में जब मैंने फाइल पढ़ाया था, तो फाइल में एक ऑप्शन था फोटो मर्ज का। यहाँ देखेंगे आप, ऑटोमेट में फोटो मर्ज का एक ऑप्शन दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए वापस से चलते हैं, और इस बार मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ जिसमें हम अलाइन और ब्लेंड दोनों का इस्तेमाल एक साथ करेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट में चलते हैं, और हम खोलेंगे लोड फाइल इनटू स्टैक। ठीक है, यहाँ से हम पिक्चर को ब्राउज़ करेंगे, और मुझे डेस्कटॉप पे है मेरे पास फोटो मर्ज वाली ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने पिछले बार बताया था कि अगर आप पैनोरामिक व्यू बनाना चाहते हैं तो पैनोरामिक व्यू के लिए आपको अलग अलग क्लिक्स चाहिए सेम एरियाज़ की, और फिर आप इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में पैनोरामिक व्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीनों पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया। अब ये जो पार्ट है ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक ही लेयर में ये तीनों पिक्चर चाहते हैं इसीलिए करते हैं। ठीक है, आप अलग से खोल के उन सबको एक एक करके पिक्चर में ला सकते थे, बट अगर आपको ज़रूरी लगता नहीं है
तो आप ये वाला काम कर लीजिए। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में जाना है आपको और लोड फाइल इनटू स्टैक करना है, जिससे कि ये एक ही फाइल में तीनों चीज़ें खुल गई, ठीक है। नाउ 1 2 3 सिलेक्शन, नाउ एडिट, पहले अलाइन करूंगा मैं लेयर्स को, ठीक है। ऑटो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसने पूरी तरीके से बना दिया। इसे आप चेक कर सकते हैं ना, ओवरले कर दिया, जिससे कि पिक्चर, अगर आप ओवरव्यू देखें पिक्चर का, तो इसने पूरा जोड़ने की कोशिश की है इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद जो फोटो मर्ज का ऑप्शन था, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर ऑटो ब्लेंड से करेंगे और इस बार स्टैक इमेज की जगह पैनोरामा व्यू करेंगे, ठीक है, और ओके करेंगे। ये देखिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से उसने बना दिया। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर ये इमेज आपको सही करनी है तो आप इसको हल्का क्रॉप कर लीजिए ताकि आप उसका सही व्यू देख सकें। ये देखिए, तो फोटो मर्ज ऑप्शन का भी यही काम है, यहाँ पर भी यही काम है। एक आपको रियल इमेज दिख जाएगी, दूसरी आपको दिखेगी, देखिए किस तरीके से उसने मर्ज किया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ और है जो ऑटो ब्लेंड और ऑटो अलाइन को मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से जाता हूँ और इन दोनों को वापस खोलता हूँ। मैं ये लास्ट बार एक और बार करके देखना चाहता हूँ कि पिछली बार थोड़ा सा लाइन लो इनका प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो मैंने ये चूज़ कर लिया, ठीक है। मैंने पिछली बार की तरह इसको हल्का सा और कंट्रोल टी करके आइज पे और लिप्स पे अलाइन कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने, नॉर्मल कर लिया। फिर मैं वापस से चलता हूँ और ठीक, देखिए कैसे कटिंग कुटिंग थोड़ी सी मेरी बहुत अजीब सी हुई है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो भी आप इसे रिमूव करने के लिए ब्रश टूल या किसी ब्रश टूल या रबर टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको ये करना है इसी टूल से, ठीक है। कि अगर आपको कोई चेंजेस भी करने हैं तो मैं, और फेदर लेवल मैंने क्या बताया था, 0 होना चाहिए बस। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, नाउ यहाँ आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, 5 लेता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अंदर आ गया और नाउ चेक करते हैं, वापस इसमें आके डिलीट मारता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और क्लिक, एडिट, ऑटो ब्लेंड में स्टैक। और इस पिछली बार मैंने शायद कंटेंट अवेयर फिल ट्रांसपेरेंसी एरिया को चेक नहीं किया था, इस बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, ना बूम, ये देखिए। तो पिछली बार की तरह ये वो जो डॉटेड पार्ट आया था वो नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कितनी बेहतरीन हुई है। कलर करेक्शन जो हुआ वो भी आपका बेहतरीन हुआ, दोनों कलर्स मर्ज करके कुछ अलग सा इम्पैक्ट पड़ने की कोशिश हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पास ऑटो ब्लेंड और ऑटो अलाइन लेयर के कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको करके दिखाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम देखेंगे स्काई रिप्लेसमेंट। क्या होता है स्काई रिप्लेसमेंट, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने स्काई रिप्लेसमेंट टूल ओपन किया, यहाँ पर मुझे
दिखने लगे बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने खुद के भी जो है स्काइज़ को यहाँ डाल सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए स्काई है इसके पास, तो इस स्काई को हम रिप्लेस करेंगे। स्काई रिप्लेसमेंट टूल से, ठीक है। और देखिए प्रीव्यू दिखाना शुरू कर दिया उसने, देख सकते हैं आप, ये प्रीव्यू ऑफ, ये रियलिस्टिक और प्रीव्यू ऑन, ठीक है। तो यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके मैं देखिए किस भी तरह के पार्ट को पिक कर सकता हूँ। तो आप कितनी आसानी से बहुत ही सही तरीके की इमेजेस को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, सिचुएशन में ट्विस्ट। तो ये स्काई रिप्लेसमेंट टूल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आसानी से आप किसी भी तरीके के टूल को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ दूसरी कहानी क्या है कि मैं अगर चाहूँ तो इसके स्काई रिप्लेसमेंट अभी यहाँ पर हो गया, देखिए, ठीक है। वापस चलते हैं रियल पे और स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए वो ये 3 फोल्डर्स हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ मुझे ऐड करना है। नाउ मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स को ऐड करता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए ये पिक्चर्स इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से भी पिक्चर्स को ऐड कर सकता हूँ और फिर उन ऐड की हुई पिक्चर को ये देखिए स्काइज के थ्रू बदल सकता हूँ। तो काफ़ी इजी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिससे आप बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कुछ एडिटिंग के पार्ट भी हैं, कैसे मूव वगैरह करना है मूव करते हैं आप, ठीक है। ये आपका हैंड सिस्टम है, ये आपका जूम इन जूम आउट है, और ये आपका स्काई ब्रश है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ज़रा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हैं आपके पास। स्काई मूवमेंट है, ये आपके पास है स्काई ब्रश को एक्सटेंड करने का या रिड्यूस करने का एरिया, ठीक है। ये आपके पास हैंड टूल है, ये आपके पास जूम टूल है। ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक्सटेंड करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों का मर्जर। तो आप एजेस को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फेड एजेस कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग कर सकते हैं कि आपका स्काई जो है वो टाइल्ट वे में चाहिए या स्ट्रेचिंग पार्ट में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं, बट यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर से आप चूज़ चीज़ें पिक कीजिए और आसानी से अपने स्काई को रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर, न्यू लेयर, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लेयर है, मैं ओके करूँगा तो नई लेयर्स पे आपका स्काई रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने स्काई रिप्लेसमेंट में चेक करी। तो एडिट में अब हमारे पास स्काई रिप्लेसमेंट के बाद बचा हुआ है डिफाइन, ब्रश प्रीसेट, पैटर्न एंड कस्टम शेप्स। क्या होते हैं ये पहले तो हम आपको दिखाएं कि ये चीज़ें होती क्या हैं और फिर हम अपने मर्ज़ी की ये प्रीसेट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रश प्रीसेट दिखाते हैं आपको, ठीक है। जब मैंने ब्रश की क्लास ली थी तो आपको पता चल गया होगा, जब यहाँ से हम ब्रश पिक करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं। देखिए ये सारे प्रीसेट्स हैं, तो ये आप डाउनलोड भी करते हैं और अपनी मर्ज़ी के प्रीसेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक ब्रश प्रीसेट बनाते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ें मैं यहीं से बनाऊंगा, इसी जो भी मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है इस जेपीजी इमेज से मैं ये तीनों चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें पैटर्न बनाएंगे, कैसे ब्रश बनाएंगे और कैसे शेप बनाएंगे, ठीक है।
ना। तो सबसे पहले की हम बात करें, देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह के कोई पैटर्न्स आपको बनाने हैं तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नई फाइल खोलिए, वो नई फाइल का साइज़ जो है 1:1 के रेशियो में रखिए, ठीक है। या जो 100, ठीक है, 100 टैब 100 टैब का मतलब होता है कि आप यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 100x100, 200x200, 300x300 ऐसे करके 400x400। तो जितना आप छोटा बनाएंगे वो थोड़ा ब्लरिश दिखेगा, जितना आप बड़ा बनाएंगे तो मैं चलिए 500x500 बना लेता हूँ, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये स्क्वायरिश पिक्सल में रखूँगा मैं इसको, ठीक है, 72 और क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ से सबसे पहला जो पार्ट है वो है ब्रश प्रीसेट। तो चलिए यहाँ से ब्रश पिक करते हैं। मैं ये वाला जो आपका बर्ड है इसको पिक करता हूँ ना। मैं इसका एक ब्रश बनाना चाहता हूँ। अब देखिए कुछ ब्रश बनाना चाहता तो हूँ मैं, लेकिन यहाँ से कुछ छूट गया है तो मैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि आप कितना प्रिसाइज रखते हैं ब्रश को। तो मैं यहाँ से Ctrl+C+V कर लेता हूँ और इस ब्रश को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, Ctrl+T। और याद रखिए कि जब भी आप इस तरह का काम करें, राइट क्लिक करके इसे चेंज कर लें कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। नाउ Ctrl+T, ठीक है। और एज टू एज रखना है तो आप रखिए, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे सेंटर में कर लेता हूँ। नाउ मैं इसका ये हटा देता हूँ, ठीक है। इसको पिक कर लेता हूँ और देखिए कि अब दूसरा कुछ है नहीं तो ये सेंटरलाइज नहीं होगा, लेकिन मैंने अपना स्मार्ट गाइड ऑन कर रखा है जिससे मुझे समझ में आता है कि ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ये मैं बना लूँ, जब मैं रख लूँ, फिर आप चलेंगे एडिट में। और जब मैं एडिट में जाऊँगा तो आप देखेंगे ब्रश प्रीसेट। तो क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रश प्रीसेट का नाम दिया है मैंने, तो इसका हम नाम दे देते हैं हम, ठीक है, और _007। तो ये मेरा पहला ओके हो गया। ना अब ये ब्रश है, ठीक है। अब ये ब्रश बन गया है। मैं ब्रशिंग करूं कहाँ पे, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर भर लेता हूँ। और ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये ब्रश है, ये मेरा ब्रश है, ठीक है। ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रखा है इसलिए आपको ऐसा कलर दे रहा है, वरना ये ऐसा कलर देता है। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से आप ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकलिटी आपको अगेंस्ट, ठीक है, चीज़ें आपको मिल जाएंगी अलग अलग पार्ट्स में। तो ये था ब्रश बनाने का तरीका कि आप किस तरीके के ब्रश ड्रॉ करना चाहते हैं। आप आसानी से इस तरह के ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं और इनकी अलग अलग विशेषताओं के लिए आप चेंज ओवर कीजिए अपने ब्लेंडिंग मोड में और फिर आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाएंगे। ब्रश बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक, तो ये थी आपकी ब्रश की सारी कहानी। नाउ सेकंड इज क्या है, सेकंड में हम बनाएंगे इसमें एक और चीज़ जिसका नाम है पैटर्न्स, ठीक है। सेम कंडीशन, मैं दूसरी फाइल नहीं खोल रहा हूँ, यही फाइल रखूँगा सेम टू सेम और इसको बंद कर दूँगा। और फिर से मैं अब एक पैटर्न बनाना है मुझे, पैटर्न ड्रॉ करने के लिए भी मैं यही लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ से वापस उठाता हूँ इसी, ठीक है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बार बार इसलिए करता हूँ ताकि हमें वो मिले, रीसाइजिंग में ज़्यादा आपको पिक्सल जो है वो ब्रेक डाउन ना हो उसका। इसलिए मैं जब भी रीसाइजिंग करता हूँ तो
हमेशा मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि स्मार्ट गाइड मेरा ऑन रहे। ठीक है, स्मार्ट गाइड, आप जाएंगे व्यू में, यहाँ शो में, और आपके पास यहाँ पर स्मार्ट गाइड कहीं मिल जाएगा। गाइड में चलिए, ओके, गाइड 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 गाइड, ये रहा स्मार्ट गाइड। ठीक है, स्मार्ट गाइड को चेक रखिए। तो ये जो आपको पिंकिश कलर की लाइन दिखती हैं, ये आपको बताती हैं कि आप सही मायने में कहाँ हैं। डन, चलिए कहानी खत्म। नाउ अब मैं इसका पैटर्न ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ कैसा पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं जो भी करूँगा इसी के साथ करूँगा, तो चलिए देखें। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, हल्का सा। ठीक, नाउ कंट्रोल टी, एंड इस बार मुझे इसका ठीक है, मैं इनको एक साथ भी रख सकता हूँ और इस तरीके से भी रख सकता हूँ। तो मैं रखता हूँ इसको। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं पैटर्न। ठीक है, bird_007, क्योंकि पैटर्न में अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। नाउ वापस आते हैं यहाँ पे, ये हमने खोल ही रखा है। एक नई लेयर बनाते हैं, वहाँ पर एक कलर भरते हैं, और अब मुझे यहाँ पर एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो पैटर्न के लिए चलते हैं क्लोन पैटर्न टूल। ठीक है, यहाँ आते हैं और ये देखिए, तो आप अपने ब्रश को बड़ा छोटा कीजिए और अनलिमिटेड पैटर्न जनरेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जैसे जैसे आप अपने पिक करेंगे चीज़ें, वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी लाइट डार्कर और इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो आपको मिल गया एक और चीज़, क्या? पैटर्न। तो ये बन गया आपका पैटर्न। डन, ब्रशेस बना लिया आपने, पैटर्न बना लिया, सेम ही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ लास्ट क्या है आपके पास? लास्ट है कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर आपने देखे बहुत सारे पैटर्न्स के पहले से ही प्रीसेट्स हैं आपके पास, इनमें से कोई भी पैटर्न लेंगे आप, ये देखिए भर दिया हमने। मल्टीप्लाई इसलिए आपके पास, नहीं तो कोई चीज़ नहीं आएगी इसके ऊपर, सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो मैंने जो क्रिएट किया वो एक बर्ड पैटर्न था, बाकी आप प्रीसेट ले सकते हैं पहले से बने बनाए। और नहीं तो अपने क्रिएट कर सकते हैं आप। चलिए तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं, शेप्स। शेप्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? शेप्स आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पर शेप्स की बात करते हैं तो लास्ट में आता है कस्टम शेप्स। ये जो पार्ट्स हैं पहले से बहुत सारे प्री डिफाइंड हैं आपके पास, लेकिन आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ आपकी मैं शेप बनाता हूँ। तो सब फिर से वही काम करते हैं, इसी वाले बर्ड को ले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ ले आते हैं, फिर सब बंद कर देते हैं, कंट्रोल टी कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नाउ ठीक है, अब कहानी में सिंपल सा ट्विस्ट है कि पहले ये सारे दोनों के दोनों हाईलाइट है, ये ऑफ है। नाउ ये ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप बनाएं कैसे? तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो दो चीज़ें हमने बनाई, ये पिक्सेल्स बेस्ड चीज़ों से बनाई। शेप हमेशा से वेक्टर बेस होते हैं, तो ये जो कंटेंट है आपके, ये सब वेक्टर हैं, तो मुझे इसको भी एज अ वेक्टर बदलना पड़ेगा। तो क्या मेरे पास ऐसी सहूलियत है कि मैं एज अ वेक्टर चेंज करूं? कुछ ऐसा कर सकता हूं मैं? ठीक है, तो हम चलते हैं और इस आर्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पेन टूल का।
ठीक है, बर्ड 007। नाउ चेक करने के लिए यहाँ आते हैं वापस से। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि मैं शेप लूँगा और ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर आर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो समझ में आया बेसिक शेप। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, जिसे सुधारने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। मुझे जब पेन टूल से कुछ बनाना है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, जो मैंने गलती करी वो आपको उससे बचना है। जो गलतियाँ हों उससे आपको सीख लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने पेन टूल लिया, आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक पाथ आता है, अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो ये एज अ पाथ बनता है। फिर एक आता है शेप, अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो एज अ शेप क्रिएट होता है। तो अगर मैंने कोई शेप बनाया तो मैं इसको एज अ ब्रश प्रीसेट, देखिए कस्टम डिफाइन शेप, यहाँ से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या गलती करी थी कि मैंने पाथ लिया था, शेप नहीं लिया था। तो नाउ चलते हैं जरा अपने लेयर में और इसको मैं पाथ में लेता हूँ। बाकी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे ये नहीं चाहिए, डिलीट मार दिया ना। अब ये चाहिए था, ये पाथ मेरे पास था। तो नाउ यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैंने पेन टूल लिया वापस से, ठीक है, राइट क्लिक किया इसके ऊपर। देखिए जब ये आपसे सेलेक्ट ना हो तो आपको एक और काम करना है कि आप इस टूल को लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है, फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आपके पास मिलेगा डिफाइन कस्टम शेप। तो ये डिफाइन कस्टम शेप और ये डिफाइन कस्टम शेप दोनों सेम है। यहाँ वाला देखिए जैसे आपने बनाया ये हाईलाइट हो गया, क्लिक कीजिए, नाम रखिए और अगर ये सेलेक्टेड और हाईलाइटेड है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप, ठीक है, ये सारे जो मैंने बनाए कहाँ मिलेंगे मुझे, कस्टम शेप, नीचे आइए, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे वेक्टर शेप हो गए। तो अब समझ में आया हमें, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, पैटर्न एंड डिफाइन कस्टम शेप, ये तीनों तरह की चीज़ें आपको यहाँ से करने को मिलती हैं। नाउ कुछ और चीज़ें हैं जिनको कि हमें सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली यूज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एडोब का PDF प्रीसेट। PDF प्रीसेट का मतलब क्या है, यहाँ से आप देखिए बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो जब भी इसका वो निकालना चाहते हैं PDF, तो आप अपने इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो चूज़ किया गया है उसे रहने दीजिए, बाकी इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये सारी क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको कुछ करना नहीं होता है, बस इसको प्रीसेट्स को ये बदलने की ज़रूरत होती है। चेंज करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें। इसके अलावा प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स में देखिए आपके पास क्या क्या है। ये कॉन्टूर मैन, ये टूल्स हैं आपके पास, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैनेज करने के लिए है प्रीसेट मैनेजर, ठीक है। रिमोट कनेक्शन, रिमोट कनेक्शन के लिए आपके पास एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए और मैं चाहूँ तो किसी के साथ भी अपना फ़ोटोशॉप या अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और जिसको भी मैं अपना ये सर्वर का पासवर्ड दूंगा और लॉगिन पासवर्ड, तो वो जो है मेरे इस पार्ट को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो रिमोट कनेक्शन जो है वो शेयर करने के लिए आप ये काम करते हैं। कलर सेटिंग, इसकी मैं आपको सलाह कभी नहीं दूंगा जब तक आपको कोई भी क्लाइंट आपका ना कहे कि आप अपना कलर सेटिंग चेंज कीजिए, तब तक आप मत कीजिए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जनरल पर्पस 2 एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको रखना चाहिए, ठीक है। इससे आपको नॉर्थ अमेरिकन जनरल पर्पस 2 से एक और चीज़ सॉर्टेड होती है कि अगर आप प्रिंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। बाकी डिपेंड करता है प्रिंटर्स के ऊपर, कंट्री के ऊपर, और जो भी आपको काम देने वाले लोग हैं वो आपके सिस्टम को जैसा भी, मतलब कि आपके प्रीसेट्स में कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो वो उनके हिसाब से चेंजेस आप कर सकते हैं। तो आप जब तक आपको पता ना हो तब तक इन चीज़ों को ना बदलें, नहीं तो आपको कलर सेटिंग जो है आपकी वो बिगड़ सकती है, फिर वो ठीक होने में टाइम लेगी। इसके बाद आपके पास है असाइन प्रोफाइल।
जैसे कलर सेटिंग में था वैसे ही यहाँ पर असाइन प्रोफाइल है, ओके करूँगा। अचानक आपको लगता है कि आपका क्लाइंट ने कोई दूसरा प्रोफाइल असाइन करने के लिए बोल दिया, तो जस्ट यहाँ पर जाएं और जो वो बोले उस कलर प्रोफाइल को असाइन कर लें। कन्वर्ट टू प्रोफाइल, अब ये प्रोफाइल जिसमें पहले थी उसके अलावा किसी में बदलनी हो तो ये देखिए यहाँ से पूरा सिस्टम खुल के आता है। तो अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है तो आपको पूरा सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कलर सिस्टम आप बदल सकते हैं ताकि उसके प्रिंटर को ये सपोर्ट कर सके। फिर है कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद करने का शौक़ है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद करना है आपको या आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ से आपने कीबोर्ड शॉर्टकट याद कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में जाइए, देखिए सबके प्रीसेट दिख रहे हैं आपको, तो आपके शॉर्टकट्स जो हैं आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन्यू के, ठीक है, टूल्स के, मूव टूल का वी है, आर्टबोर्ड का वी है, ठीक है, ये सारे यहाँ से आपको एज इट इज़ दिए हुए आप याद कर सकते हैं। इनको बदलना चाहें तो आप बदल भी सकते हैं। यहाँ से बदल के अगर मैं कुछ और शब्द रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए जब भी मैं कोई दूसरा वर्ड लूँगा वो वर्ड आपको बताएगा पहले से ये किसी का है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर भी बदलना चाहें तो एक्सेप्ट कर लें, नहीं बदलना चाहें तो आप इसको वर्ड को बदल दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसी तरीके से याद है सारी, तो मेरे को ये ही ज़्यादा प्रेफरेबल सूट है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद भी करते हैं और चेंज करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं अपने शॉर्टकट्स में। ठीक है, सेम वही अभी हमने देखा था जो लिस्ट, उसमें आपको मेन्यू बार की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको बदलना नहीं है, ये लेबल्स के लिए है। ठीक है, ऐसे ही टूल बार्स के लिए है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी बदल सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई गलती से चेंज कर दिया हो तो आप रीस्टोर कर सकते हैं उसको डिफ़ॉल्ट कंडीशन में हो। ठीक है, दोबारा से पहले जैसे कंडीशन में आ जाएगा। प्रेफरेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हर बार आप बहुत सारा यूज़ नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, तो आप इसको कीजिए। बाकी जैसे जैसे आपकी फ़ोटोशॉप के प्रति इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, आप फ़ोटोशॉप को अंदरूनी तरीके से जानते रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको मर्ज़ी लानी है वो आप इंटरफेस में चला सकते हैं। इंटरफेस में अगर आपको ऐसा लाइट मोड चाहिए और डार्क मोड चाहिए तो ये आप इस पर अपना हक जताइए यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसे भी देखने पसंद है, ज़्यादातर डार्क मोड पसंद करते हैं लोग। ठीक है, डार्क मोड पसंद करने के पीछे सिंपल लॉजिक होता है कि आपको आपका पार्ट जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। नहीं तो लाइट मोड में ज़्यादातर क्या होता है कि सब कुछ दिखता रहता है आपको, तो जब पूरा सब कुछ दिखेगा तो आपकी आंखें जो हैं वो हर जगह जाती हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो आपको पार्ट पे नहीं मिल पाता है। डार्क मोड में आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके बेसिकली अपने प्रोजेक्ट पे या फिर डिज़ाइन पे होता है, तो इस चक्कर में हम इसको रख सकते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। वर्क स्पेस में भी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टूल सेटिंग में फ़िलहाल कुछ मत कीजिए। हिस्ट्री में आप चेंज नहीं करना है कुछ आपको। यहाँ पर आप अगर आपको आदत नहीं है कि आप सेव करना की, तो आप यहाँ से अपना टाइमिंग बचा सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेव कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये ना चेंज करके आप मैनुअल सेविंग की आदत लगाइए, क्योंकि बहुत बार काम करते करते चीज़ें क्रैश हो जाती हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से आप मैनुअली इसको सेव कर पाएंगे वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत। तो ये एक आप काम कर सकते हैं चेंजेस का। ठीक है, तो एक इंटरफेस चेंज कर लीजिए, फाइल हैंडलिंग में ये चेंज कर लीजिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल के लिए, बाद में आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस लेवल में आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हिस्ट्री सेटिंग। ये हिस्ट्री स्टेटस जो बाय डिफ़ॉल्ट 20 पे होता है, आपको इसे बढ़ा के मैक्सिमम करना है, यानी 1000। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप अंडू लेवल्स होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, कर्सर के साइन है, ये बदल सकते हैं आप, ना ही बदले तो अच्छा है फ़िलहाल के लिए, कि स्टार्टिंग में आपको गलती हो सकती है। यहाँ पर आप अपने रूलर को इंचेस और अलग सिस्टम में बदल सकते हैं, तो ये भी आप फ़िलहाल के लिए छोड़ दें ऐसी। ये जो गाइड्स, ग्रेड्स और स्लाइस के कलर्स हैं ये बदल सकते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट ये इन कलर्स में आते हैं और इनको देख के आपको लगता है कि यही कलर होने चाहिए, अगर बदलना चाहें तो आप बदलें। ठीक है, बाकी सब आपके लिए
नॉर्मलाइज है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आप बदल सकते हैं, बदलिए। जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक इंटरफेस बदल लीजिए। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में आप लगा लीजिए 5 मिनट का, या आप इसे बदल के बाकी के टाइम भी कर सकते हैं। और तीसरा, आपको परफॉर्मेंस में हिस्ट्री स्टेटस को बदल के 1000 करना है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एडिट हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे बाकी चीज़ों के साथ। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।